सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर 4 इन्वेंटरीज। आप लोग ना मेरे को कोई भी फटाफट से बताओ इन्वेंटरी का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों को क्या पता है इन्वेंटरी के बारे में? कौन बताएगा? वंशिका, गिव इट अ ट्राई। इन्वेंटरीज क्या होता है? मैम जो सेलर के पास क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है ईयर एंड पे। ईयर एंड पे? क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है। ईयर एंड पे जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, ठीक है। क्या सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंटरी होती है? ओपनिंग स्टॉक नहीं हो सकता? मैम ये पिछले साल का क्लोजिंग जो है वो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा, इसलिए ओपनिंग स्टॉक भी इन्वेंट्री है। ड्यूरिंग द ईयर क्या आपके पास जो स्टॉक होता है उसको हम इन्वेंटरी नहीं बोल सकते? यस मैम। बोल सकते हैं। तो इन्वेंटरी का मीनिंग क्या होता है? अगर हम ये बात करें, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एक मोबाइल फोन डीलर है, ठीक है। तो आप में से कौन बताएगा कि मोबाइल फोन डीलर के लिए, जो मोबाइल फोन सेल करता है, उसके लिए इन्वेंट्री क्या होगी? मैं आपको दो ऑप्शंस देती हूँ, मोबाइल फोन्स और चेयर्स। उसकी शॉप पे जो चेयर्स लगी हुई है, इसमें से इन्वेंट्री क्या है? मोबाइल फोन्स। चेयर्स क्यों नहीं है? बताओ, चेयर्स भी तो उसकी शॉप पे ही है ना, बताओ वो इन्वेंट्री क्यों नहीं है? मैम बहुत। फिक्स्ड एसेट्स हैं। आपने कैसे आइडेंटिफाई करा कि ये फिक्स्ड एसेट्स है? हाँ जी तेजस, योर आंसर इज करेक्ट, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कैसे करा? ऑफिस यूज के लिए, वेरी गुड। ये जो भी आपने वर्ड बोला ना, यूज। अगर कोई चीज हमारे पास सेल करने के लिए होती है ना, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेल करने के लिए होनी चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, जल्दी से बताओ। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रेगुलर, राइट, डेली यूज, बिल्कुल, जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं, मेन बिजनेस ट्रांजेक्शन, वेरी गुड। तो जिसमें हम मेनली डील करते हैं, ऑर्डिनरीली जिसमें डील करते हैं, और वो हमारे पास सेल करने के लिए है, तो उसको बोलते हैं हम इन्वेंट्री। अभी जैसे हमने एग्जांपल लिया, मोबाइल फोन डीलर, उसके लिए चेयर सेल करने के लिए थोड़ी ना है, वो किस चीज के लिए, यूज करने के लिए। तो इसलिए वो हमारे लिए हो जाएगी फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अभी जब हम कल चैप्टर 10 पढ़ेंगे ना, सॉरी चैप्टर 5 पढ़ेंगे अपना, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हम यही वर्ड देखेंगे। उसमें हम क्या देखेंगे, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं यूज करने के लिए और इन्वेंट्री होती है सेल करने के लिए। डन। अब मेरे को बताओ कितने टाइप्स की इन्वेंट्री हो सकती है आपके पास? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास कितने टाइप्स की इन्वेंट्रीज हो सकती है? बैक सर्कुलेटिंग, क्लोजिंग, ओपनिंग, और ये वर्ड सुने आप लोगों ने, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, एंड लास्ट वन इज, थर्ड क्या लिखूं जल्दी बताओ? फिनिश्ड गुड्स, वेरी गुड। अगर मैं बोलूं एक चेयर मैन्युफैक्चरर है, चेयर मैन्युफैक्चरर वुडन चेयर्स बनाते हैं, तो बताओ उनके लिए रॉ मटेरियल में क्या आएगा? एक वुडन चेयर्स मैन्युफैक्चर के लिए रॉ मटेरियल में क्या क्या आएगा? वुड, आयरन, नेल्स, एक्सेट्रा। वेरी गुड। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होगा? वर्क इन प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है? यस, वर्क इन प्रोग्रेस को हम और क्या बोलते हैं? वर्क मिडल में चल रहा है, राइट। और इसके लिए हम क्या टर्म्स यूज करते हैं? हाफली डन गुड्स, यस। कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स, हाँ अभी कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और रॉ मटेरियल विच इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फिनिश गुड्स, वेरी गुड। सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हैं हम, पार्टली फिनिश बोल सकते हैं। ये सब टर्म्स हमें क्या बताती है कि अभी जो चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। किसमें है वो?
पार्टली फिनिश स्टेज में, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में। फिनिश गुड्स क्या होगी चेयर मैन्युफैक्चरर के लिए? फिनिश गुड्स में क्या आएगा? जल्दी जल्दी टाइप करो, चेयर। यस, जब वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज करा, वो सेमी फिनिश्ड फॉर्म में आया, और फिर वो किस में आ गया? फिनिश्ड फॉर्म में। डन। तो हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं जल्दी से। इन्वेंट्री कैन बी क्लासिफाइड एज एन एसेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। हमने अभी पर भी पढ़ा था, सेल करने के लिए होता है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, और इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? अभी हमने डिस्कस करा है, कौन सी टर्म यूज करी थी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन? वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी गुड। और फॉर कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल। कंजम्पशन, कंज्यूम क्या होगा? क्या चीज कंज्यूम हो जाएगी प्रोडक्शन के टाइम पे? रॉ मटेरियल, वेरी गुड। ठीक है जी। इसमें एक लाइन लिखी है आगे, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाईज and consumables other than machinery spares, servicing equipment and standby equipment meeting the definition of PP। इसका मतलब पता है क्या होता है? कुछ मेंटेनेंस सप्लाईज है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई छोटा सा स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, या फिर कोई और कोई भी इक्विपमेंट है, हम उसको पीपी या फिर फिक्स्ड एसेट कब बोलेंगे? बताओ। फिक्स्ड एसेट्स विद इन 1 ईयर कंज्यूम होते हैं, मोर देन 1 ईयर में? फिक्स्ड एसेट्स विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर? मोर देन 1 ईयर नहीं। और ये विद इन 1 ईयर वाले कौन है? फिक्स्ड एसेट्स हमेशा आपके मोर देन 1 ईयर में होते हैं, ठीक है। वो करंट एसेट्स हो जाए तो विद इन 1 ईयर यूज हो जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी इक्विपमेंट है जो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है और पीपी के डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहे, मतलब कि वो मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम नहीं हो रहे, विद इन अ ईयर कंज्यूम हो जाएंगे, वो भी किसका पार्ट बनेंगे? आपके इन्वेंट्री के। डन। ये डेफिनेशन एक बार जस्ट आपको समझनी है। इसमें ना स्टार्टिंग के जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू फॉल्स पर्पज से पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं आपको जो भी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ट्रू फॉल्स पर्पज से पढ़ना है। जहां से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट होंगे मैं बता दूंगी। फिर आपका है इन्वेंट्री इन ट्रेडिंग कंसर्न, इन्वेंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ट्रेडर कौन होता है बताइए जी? ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दोनों में क्या डिफरेंस है? जो फिनिश गुड्स सेल करते हैं ट्रेडर, राइट, और मैन्युफैक्चर विच ओनली बायज गुड्स एंड सेल गुड्स विदाउट मॉडिफाइंग द गुड्स, राइट, वो भी ठीक है तेजस। मैन्युफैक्चर जो मैन्युफैक्चर करता है, वो मैन्युफैक्चर्स। ट्रेडर जो सेल करता है, जो बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरर हु क्रिएट गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। डन। जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि आपने वुड परचेज करी, वुड से आपने क्या करा? उसको सेमी फिनिश्ड फॉर्म में लेकर आए और उसके बाद फिनिश गुड्स बना दिए, ठीक है। अभी जो ये सारा प्रोसेस है ये कौन करता है? मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर के लिए इन्वेंट्री कितने पार्ट्स में होगी? 3 पार्ट्स में, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। जब ये फिनिश गुड्स बन जाएंगे, इस मैन्युफैक्चरर ने आगे क्या करा? एक ट्रेडर को या फिर एक डीलर को सेल कर दिया, जो आगे किसको सेल करेगा? कस्टमर को। तो क्या ट्रेडर को उस पर कुछ चेंजेस करने की नीड है या वो एज इट इज सेल कर देगा? बताओ। ट्रेडर कुछ चेंजेस करता है या एज इट इज सेल करता है? एज इट इज सेल करता है, गुड। तो ट्रेडर के लिए क्या रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज आएगी या डायरेक्टली फिनिश गुड स्टेज आएगी? बताइए। फिनिश गुड्स डायरेक्टली, यस। ट्रेडर के लिए आएगी फिनिश गुड्स डायरेक्टली। तो अगर कोई आपसे पूछे, आपके पास ट्रू फोर्स आए कि ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री किस फॉर्म में होती है? फिनिश गुड्स की फॉर्म में। मैन्युफैक्चरर के लिए किस में होती है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड देन फिनिश गुड्स। अच्छा, एक और चीज आती है ट्रेडर के लिए। जैसे सपोज आप कोई भी आइटम परचेज करते हो तो कुछ गत्ते के डब्बे में आती है, कार्टन्स में आती है, नहीं आती? जो कार्टन्स होते हैं उस पे कुछ टेप वगैरह भी लगी होती है, स्टेपल पिंस लगी होती है, कुछ ना कुछ पैकिंग मटेरियल लगा होता है, प्लास्टिक शीट्स लगी होती है। क्या ट्रेडर वो वाली पैकिंग कर सकता है या नहीं कर सकता?
कुछ टेप लगा के दे सकता है आपको? नहीं दे सकता। प्लास्टिक शीट में डाल के देता है या नहीं देता? यस, बिल्कुल कर सकता है। तो ये सब चीजें भी उसके लिए किस में आ जाएंगी? इन्वेंट्री में। तो ट्रेडर के लिए इन्वेंट्री में क्या क्या है? फिनिश गुड्स और पैकिंग मटेरियल, ट्रे, कार्टन्स एक्सेट्रा। रीड करो इसको। इन्वेंट्री फॉर ट्रेडिंग कंसर्न, प्रोडक्ट्स परचेज फॉर रीसेल दैट इज फिनिश गुड्स, रैपिंग पेपर, कार्टन, स्टेशनरी एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। डन। अच्छा जी, अगर कोई कंस्ट्रक्शन डीलर है, कोई कंस्ट्रक्शन डीलर है, उसके लिए बताओ रॉ मटेरियल वो इन्वेंट्री में क्या आएगा? कोई पर्सन कंस्ट्रक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसके लिए इन्वेंट्री में क्या आएगा? बताइए। प्रोजेक्ट्स। किस टाइप के प्रोजेक्ट्स, क्या प्रोजेक्ट्स हैं उसके पास? एक कंस्ट्रक्शन में क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं हम? क्या कंस्ट्रक्शन डीलर चेयर्स बनाता है? बिल्डिंग्स, यस। तो कंस्ट्रक्शन डीलर के लिए बिल्डिंग अंडर प्रोग्रेस इसमें आ जाता है इन्वेंट्री में। डन। रीड करो इसको। एंटरप्राइज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन आर आल्सो कंसीडर्ड एज इन्वेंट्री। ये आपके ट्रू फोर्स में आ जाता है। एमसीक्यूज में ये आपके पीछे क्वेश्चंस में है, स्टडी मेट में, कि प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर अ कंस्ट्रक्शन डीलर इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा जी, अभी मेरे को बताओ, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन्वेंट्री को कहां पे शो करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसमें आपका पी एंड एल भी आता है, बैलेंस शीट भी आती है। पी एंड एल में आपका क्लोजिंग स्टॉक कहां पे शो होता है? प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन आर फिक्स्ड इन्वेंट्री। फिक्स्ड इन्वेंट्री जैसा कुछ नहीं होता, वो इन्वेंट्री आपकी सेल पर्पस के लिए होती है, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। ट्रेडिंग में होता है क्रेडिट साइड। डन। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट में कहां पे आता है? बैलेंस शीट में एसेट साइड। डन। अगर बीच में किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो किसी पॉइंट में, प्लीज बता देना। ट्रेडिंग एंड पीएनएल में आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, मतलब कि ये हमारा अकाउंट बनता है, यहाँ पे हम शो करते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। और बैलेंस शीट में कहाँ पे आता है आपका? ये एसेट्स वाली साइड में। ठीक है, रीड करो इसको। अगेन इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे शो करते हैं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज पुट एट द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। डन यहाँ तक। फिर आपका आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। आप लोग मेरे को बताओ, आपको क्यों लगता है हम ये चैप्टर ही क्यों पढ़ रहे हैं, हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करना क्यों है? सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, आपके अकॉर्डिंग हम इन्वेंट्री ऐसे ही रेंडमली कुछ भी क्यों नहीं लिखते, क्यों कैलकुलेट करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अगर करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यू होगी तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? यहां से आप लिंक भी करके बता सकते हो। फॉर डिटरमाइनिंग द ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस एंड ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। वेरी गुड। ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। एक चीज बताओ, हमें पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस कैसे पता चलती है? बैलेंस शीट से या पीएनएल से? किस चीज से हमें पता चलती है? बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट में हम किस साइड शो करते हैं इन्वेंट्री को? एसेट साइड में। अगर आप इन्वेंट्री को करेक्टली वैल्यू नहीं करोगे तो क्या आपकी एसेट्स का बैलेंस करेक्ट शो होगा? यस और नो? नो। तो हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेक्ट करना जरूरी है ताकि हमारे एसेट्स करेक्ट शो। दूसरी चीज, अगर आप इन्वेंट्री को सही से शो नहीं करोगे तो क्या आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस सही आएगा? ये सुनो। नो। अगर हम इन्वेंट्री को सही से वैल्यू नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी ठीक नहीं आएगा। तो हमें पीएनएल शो करने के लिए और अपनी ट्रू पोजीशन शो करने के लिए इन्वेंट्री को वैल्यू करना पड़ता है। दो पॉइंट्स पढ़ो। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अभी ना एक ट्रिक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान से बताना। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक आपका ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड मतलब जितनी उसकी वैल्यू होनी चाहिए थी उससे हम ज्यादा शो कर रहे हैं। तो आपका प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा या अंडर वैल्यूड होगा? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ध्यान से सोच के बताओ। प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होने से प्रॉफिट अंडर वैल्यूड होगा या ओवर वैल्यूड होगा? बताओ सब लोग। ओवर वैल्यूड। तेजस बोल रहा है ओवर वैल्यूड, और कोई बाकी सब अंडर वैल्यूड बोल रहे हैं। एक चीज बताना मेरे को, एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपका टू, ओपनिंग स्टॉक 300, टू परचेजेस 200, ठीक है। यहाँ आपकी आ गई बाय सेल्स 150, बाय 250 ले लेते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक 350। जीपी कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 100 आ रहा है सबका। दिस साइड इज 600 एंड इट्स 600। जीपी हो गया आपका 100 का। अगर मैं बोलूं क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, आपका 350 होना चाहिए था, हमने दिखा दिया क्लोजिंग स्टॉक 450 पे। अब आपका जीपी कितना आ रहा है बताइए? 200। बाकी लोग, आप लोगों का आंसर आ रहा है 200? यस और नो? जल्दी से टाइप करो चैट बॉक्स में। डन। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को 100 से ओवर वैल्यू कर रहे हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 200। मतलब कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आपके ट्रू फॉल्स में बहुत बार रिपीट होती है चीज कि आपका क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। डायरेक्ट मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। डन। अच्छा, अभी बताओ ओपनिंग स्टॉक के साथ क्या रिलेशन होगा फिर प्रॉफिट का? क्लोजिंग स्टॉक के साथ डायरेक्ट है तो ओपनिंग स्टॉक के साथ डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब अगर मैं बोलूं ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, तो प्रॉफिट क्या होगा, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड? ओवर, ओवर वैल्यूड। बाकी यस यशिका ओवर वैल्यूड। आप लोग, बाकी लोग बताओ। ये क्या तीन लोग ही पढ़ रहे हैं क्या? बाकी भी बताओ जल्दी सी। मुस्कान, अंश, ठीक है। आपका ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा तो आपका प्रॉफिट ओवर वैल्यूड होगा। डन है। आपका क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होगा, क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज प्रॉफिट डिक्रीज। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज प्रॉफिट प्रॉफिट डिक्रीज, ओपनिंग स्टॉक डिक्रीज प्रॉफिट इंक्रीज। डन। इसको रीड करो। क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट अंडरस्टेटेड। ओपनिंग इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है अंडरस्टेटेड। और ओपनिंग इन्वेंट्री अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड। क्लियर? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर क्लियर है तो यस लिखो फटाफट। डन, क्लियर, डन, ओके। नेक्स्ट है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इन्वेंट्रीज आर क्लासिफाइड एज करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट। अभी हमने पढ़ा था कि हम इसको एसेट साइड में शो करते हैं। In case the inventory is not properly valued, the balance sheet will not disclose the truthful financial position of the business. अच्छा जी, लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होता है? लिक्विडिटी का मीनिंग कौन बताएगा? लिक्विडिटी, लिक्विडिटी बताओ।
करंट रेशियो बताओ क्या होता है? जो करंट एसेट से भी कम टाइम के लिए यूज होता है। नहीं। लिक्विडिटी का मीनिंग, if the business is wound up right now, how quickly the assets will be converted into cash। जरूरी नहीं है तेजस वाइंड अप करना है आपको। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप अपनी करंट लायबिलिटीज को पे कर रहे हैं, कितनी जल्दी आप पे कर सकते हो। अगर मैं सपोज बोलूं आपके पास बिल्डिंग है 10 करोड़ रुपीस की, ठीक है, लेकिन कैश आपके पास है 50,000 रुपीज का। आपको सैलरी पे करनी है 1 लाख रुपीस की। क्या आप पे कर पाओगे? क्या आप इस सैलरी पे करने के लिए बिल्डिंग सेल कर दोगे? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो आपको कैश चाहिए, और ये आपके पास कैश सिर्फ 50,000 है। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास करंट एसेट्स होने चाहिए, करंट एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको हम बेच के अपनी सैलरी को पे कर पाए। डन। तो आपका लिक्विडिटी किससे पता चलता है? करंट एसेट से। और इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है? करंट एसेट्स का। तो आपके पास अगर इन्वेंट्री करेक्टली वैल्यूड होगी तो हम लिक्विडिटी पोजीशन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आइडियल करंट रेशियो क्या होती है? आइडियल रेशियो क्या होती है? करंट रेशियो नॉट वन, मोर देन वन। आइडियल रेशियो इज 2:1। कि अगर आपके पास करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज सपोज क्रेडिटर्स पेबल्स 5,000 के, तो आइडियली आपके पास करंट एसेट्स कितने होने चाहिए? जल्दी से बताओ। 10,000। वेरी गुड। आपके पास डबल करंट एसेट्स होने चाहिए आइडियली। ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? आप लोगों को भी क्लियर नहीं आ रही वॉइस? ओके। तो आपकी करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, जैसे अभी हमने कैलकुलेट करा 10,000 डिवाइड बाय 5,000 इक्वल्स टू 2:1। दिस इज योर आइडियल रेशियो। ठीक है। स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस, क्या मीनिंग होता है इसका? स्टेट्यूटरी कंप्लायंस का मीनिंग, स्टेट्यूटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टेट्यूट, स्टेट्यूटरी सुना हुआ है आपने? जल्दी से बताओ। रिलेटेड टू लॉ। यस। तो आपका लॉ, आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है, वो भी क्या कहता है? रिक्वायर्स वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। मतलब आपको एज पर लॉ भी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना कंपल्सरी है। ये चारों हमने क्या पढ़े? सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कि हम इन्वेंट्री वैल्यू क्यों कर रहे हैं। क्या क्या पॉइंट्स है? फटाफट से लिख के बताओ। 4 पॉइंट्स पढ़े हमने। क्या क्या पॉइंट्स पढ़े इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड? जल्दी जल्दी बताओ। इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, वंशिका हमने क्या पढ़ा है? क्या 4 पॉइंट्स पढ़े कि हम इन्वेंट्री वैल्यू क्यों करते हैं? अभी जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, ट्रू पोजीशन ऑफ बिजनेस, ट्रू पीएनएल ऑफ बिजनेस, स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस, और एक लिक्विडिटी पोजीशन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर आता है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। भाई हमने 4 रीजंस पढ़ लिए इन्वेंट्री वैल्यू करना क्यों जरूरी है। तो हम कह रहे हैं कि अब ये भी बता दो कि वैल्यू करना कैसे है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम करेंगे किस पे। तो आपको ये कहते हैं कि एज पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इन्वेंट्री शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कंजर्वेटिज्म या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, ये बताए क्या कहते हैं? कि फ्यूचर में होने वाले जो भी आपकी लॉसेज या एक्सपेंसेस है, उसको हम आज का ही लॉस मान लेते हैं। लेकिन क्या हम फ्यूचर में होने वाली इनकम को आज की इनकम मानते हैं? यस और नो? फ्यूचर में अगर आपको कोई इनकम होने वाली है, क्या हम उसको अभी की इनकम मान सकते हैं? नो। अगर मैं आपको बोलूं कोई इन्वेंट्री है जिसकी कॉस्ट है ₹50,000 और
हमें लग रहा है उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब नेट वो जितने पे सेल हो जाएगी, दैट इज रुपीज 60,000। अभी हमने सेल नहीं करी है, सेलिंग प्राइस नहीं है, हमें लग रहा है कि 60,000 की सेल हो जाएगी। तो क्या हम उसको 60,000 पे शो कर सकते हैं या 50,000 पे करेंगे? 50,000 पे करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। दूसरी चीज, अगर मैं बोलूं उसकी कॉस्ट है रुपीज 50,000, लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी इज रुपीज 35,000, बताओ कितने पे शो करेंगे? 35,000 पे। वेरी गुड। तो ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब कि हम किस पे वैल्यू करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। ठीक है, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, कॉस्ट में क्या क्या आता है, कोई मेरे को बताएगा? अगर आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे? बताओ फटाफट। आपने बोल तो दिया कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल एक्सपेंस, जिसको हम परचेज प्राइस बोल सकते हैं, जितने में हमने मटेरियल परचेज करा। और एक्सक्लूडेबल ऑफ प्रॉफिट, परचेज वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस मेंटेनेंस वैल्यू स्पेंट, इंस्टॉलेशन आएगा। और मेंटेनेंस वैल्यू स्पेंट का क्या मीनिंग है तेजस, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? इंस्टॉलेशन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग में आपकी लेबर आ सकती है, ओवरहेड्स आ सकते हैं। यस, कैरेज आएगा आपका। बताओ टैक्सेस ऐड होंगे या नहीं होंगे? टैक्स कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? नो एक्सपेंस कमिंग टू वर्किंग कंडीशन। जल्दी जल्दी सब बताओ, टैक्स क्या आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे या नहीं बनेंगे? तेजस बोल रहे नो, कृष सेड नो, मुस्कान नो, टैक्सेस अलग से रिकॉर्ड करेंगे। रॉन्ग आंसर। टैक्सेस आपका कॉस्ट का पार्ट होते हैं, डिपेंड्स कि टैक्स किस टाइप का है। अगर आपका नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट बनता है। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते हैं कि आपने आज सेलर को टैक्स पे करा है और उसका आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलने वाला, तो हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ठीक है, अगर वो मेंशन कर दे कि रिफंडेबल टैक्स है, रिफंड हो जाएगा, लाइक जीएसटी, जीएसटी का आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो वो आपका कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर नॉन रिफंडेबल टैक्स है तो वो हमेशा कॉस्ट का पार्ट बनता है। अब इस चीज को समझना कि कॉस्ट में क्या क्या आता है। ये आपका सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यहां से आपने परचेज करा कुछ सामान, ये अपने गोडाउन में लेकर आए, डन। और यहाँ गोडाउन में लाने के बाद आपने क्या करा? उसको फैक्ट्री में ले जाके मैन्युफैक्चरिंग करी। अब यहाँ पे जब आप सप्लायर से सामान खरीदोगे तो सबसे पहले तो उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, परचेज प्राइस। क्या वो आपको कुछ डिस्काउंट दे सकता है? यस और नो? ट्रेड डिस्काउंट सुना है? ट्रेड डिस्काउंट पता है सबको? नहीं। तो यहां से अगर उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10,000 वाली चीज पे, उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ इसमें ऐड करूं या लेस करूं परचेज प्राइस में? ट्रेड डिस्काउंट लेस, लेस, बाकी लोग ठीक है। तो यहां से हम लेस कर देंगे ट्रेड डिस्काउंट। अगर आपने टैक्स पे करा है, बताओ कौन से वाला टैक्स ऐड होगा, रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? टैक्स कौन सा ऐड होगा? नॉन रिफंडेबल। नो मुस्कान, रिफंडेबल वाला टैक्स ऐड नहीं होगा, रिफंड तो आपको वापस ही आ जाएगा ना, तो वो तो आपकी कॉस्ट ही नहीं हुई। कौन सा वाला टैक्स ऐड होगा आपका? नॉन रिफंडेबल। ठीक है, ये पैसे दे दिए आपने सेलर को। उसके बाद यहां से यहां आपका सामान आ रहा है, तो कुछ ना कुछ आपका फ्रेट का एक्सपेंस लग सकता है, ऐड कर दो। आपकी कुछ ब्रोकरेज लगी है या कमीशन लगी है, वो ऐड कर दो। ठीक है, इसके बीच में कोई आपने इंश्योरेंस कराया था,
ट्रांजिट इंश्योरेंस, यहां से यहां तक सामान लाने में आपको इंश्योरेंस करा रहे हो, वो ऐड कर दोगे। किसी सुपरवाइजर की सैलरी में आ रहा है, सुपरविजन में आ रहा है, सुपरविजन, तो यहाँ पे आप क्या ऐड कर दोगे, सुपरवाइजर्स सैलरी। जो भी कॉस्ट आपकी लग रही है सप्लायर के गोडाउन से अपने गोडाउन तक लाने की, यहाँ पे लाके आपने ये सामान रख दिया। अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल को आपको कन्वर्ट करना है, बताओ कन्वर्ट करने पे क्या क्या कॉस्ट लगेगी। वुड ले आए, वुड से चेयर्स बनानी है, क्या कॉस्ट लगेगी। फैक्ट्री में आपके क्या एक्सपेंसेस आएंगे, जल्दी जल्दी बताओ। वुड से चेयर्स बना रहे हो, वुड की कॉस्ट मींस रॉ मटेरियल, वो आ गया आपका परचेज प्राइस में। अब उसको कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिसिटी लग सकती है आपकी, और मशीन डेप्रिसिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, लेबर लगेगी या नहीं लगेगी, कोई कन्वर्ट करने के लिए आपकी लेबर भी तो लगेगी। ओवरहेड्स लग सकते हैं, ओवरहेड जैसे आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी। और क्या लग सकता है, ओवरहेड्स आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स्ड भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आपके पास दो टाइप्स के ओवरहेड्स होते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं, और फिक्स्ड आपके होते हैं जो प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होते। जैसे आपने रेंट का एग्जांपल लिया, रेंट इज अ फिक्स चार्ज। वेरिएबल में आपका क्या आ जाएगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी सेमी वेरिएबल होती है, जितना प्रोडक्शन करोगे उतनी ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये आप देख लो पोस्ट में क्या क्या आएगा। परचेज प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स आप लेस कर देते हो। नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस आप ऐड करते हो। अदर एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, एग्जांपल ब्रोकरेज ऐड करते हो। लेबर, मटेरियल, ओवरहेड्स सब ऐड कर देते हो। अनलोडिंग चार्जेस, यहाँ पे आप सामान लेकर आए थे, ठीक है, आपके गोडाउन तक सामान आ तो गया था, लेकिन यहाँ पे इसको अनलोड करना पड़ा था, उसके कुछ चार्जेस लगे, वो भी ऐड हो जाएंगे आपके। तो कॉस्ट निकालना आ गया आपको। परचेज प्राइस, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड करेंगे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, फिक्स्ड ओवरहेड्स ऐड कर देंगे, अनलोडिंग चार्जेस एक्सेट्रा सब ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब मेरे को बताओ, क्या इंटरेस्ट आपने कोई पे करा, ये जो सारा प्रोडक्शन कर रहे हो ना, इसके लिए आपने ले रखा था लोन, उस पे आप पे कर रहे हो इंटरेस्ट, क्या वो पोस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, सोच के बताना। नो, बताओ सब बताओ जल्दी से, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, अलग से रिकॉर्ड होगा। और इंटरेस्ट जल्दी जल्दी बताओ, पोस्ट का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा, इन्वेंट्री में हम ऐड करेंगे या नहीं करेंगे। बिकॉज इट इज नॉट बिजनेस लायबिलिटी, इट इज नॉट लायबिलिटी, नो नो नो, अगेन द रॉन्ग आंसर। इंटरेस्ट हमारा कॉस्ट का पार्ट बनता है, प्रोवाइडेड आपका जो इन्वेंट्री है ना, वो एक लॉन्गर पीरियड में, लॉन्गर पीरियड में बनी होनी चाहिए। ठीक है, लॉन्गर पीरियड हम जनरली लेते हैं 12 मंथ्स। तो अगर आप पे ट्रू फॉल्स आ जाए, ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट की कॉस्ट क्या इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी, तो आप बोलोगे यस, अगर वो जो इन्वेंट्री है उसको बनाने में आपको एक लॉन्गर पीरियड लगा है। लॉन्गर पीरियड आपका डिफाइंड नहीं है, बट हम जनरली कितना लेते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, ये चीज ना आप आगे जाके अपने इंटर लेवल पे भी पढ़ते हो, हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं, उसमें ये डिफाइंड है कि हम जनरली कितना लेते हैं, 12 मंथ्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कॉस्ट and other borrowing costs are generally not included in cost of inventory unless where production process is longer and it is required to carry inventory for a longer period. Example, wine, rice and timber. आपको वो चीज बनाने में ही बहुत टाइम लग रहा है, जैसे आपने वाइन का सुना होगा कि वाइन में स्टोरेज पीरियड होता है, कि आपको उसको प्रोड्यूस करने के लिए स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसको पुराना, जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो स्टोरेज के टाइम पे वो पीरियड तो लग रहा है आपका, मोर देन 12 मंथ्स हो जाएगा, तो लॉन्गर पीरियड लग रहा है, तो आपकी इंटरेस्ट की कॉस्ट ऐड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। कॉस्ट निकालने में किसी को कोई डाउट, जल्दी से बताओ, समझ आ गया, यस और नो। यस, बाकी लोग फटाफट कंफर्म करते जाओ, समझ आया। किसी को कोई डाउट हो तो टाइप कर दो जल्दी से।
डन। अब आता है, हमने इतनी सारी कॉस्ट पढ़ ली जो जो इन्वेंट्री का पार्ट बनती है, बट कुछ कॉस्ट हैं दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर जनरली नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इसका मतलब है कि हम इनको ना डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। पहला एक एग्जांपल है एबनॉर्मल लॉस। फटाफट टाइप करके बताओ एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कोई एग्जांपल्स बताओ और मीनिंग बताओ। एबनॉर्मल लॉस, फायर, थेफ्ट, यस वेरी गुड। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं जैसे आपने सही एग्जांपल दिया, फायर, थेफ्ट, जो बाय चांस हो गया बट एक्चुअली होना नहीं था। यस, जो आपका ऐसा नहीं था कि रेगुलर में होता ही है, ये कंफर्म था होना ही है, जो बाय चांस हो गया। जैसे आग लग गई, आपने जान के थोड़ी ना आग लगा दी। चोरी होगी, आपने अपने गोडाउन में थोड़ी ना चोर भेज दिया होगा, तो बाय चांस हुआ ना, आपको थोड़ी पता था ऐसा होने वाला है। तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। हम जनरली पता है ये कैसे याद रखते हैं कि जो कॉस्ट हमारी लग रही है, लॉस हमारा हो रहा है। अगर हमारा कॉम्पिटिटर ये इन्वेंट्री बना रहा होता, क्या उसका भी ये लॉस होता? अगर हमारे गोडाउन में आग लगे तो क्या उसके गोडाउन में भी आग लग जाएगी? जरूरी थोड़ी ना है। तो हम इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस हमेशा हमारा P&L अकाउंट में चार्ज होता है, कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनता। ठीक है। दूसरी चीज, स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट क्या होती है? किसी चीज को स्टोर करने की कॉस्ट। अभी जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि आपका सामान आ रहा है, यहाँ परचेजर के गोडाउन से लेके आपके गोडाउन तक सामान आया, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर होके जिस भी हमें लोकेशन एंड कंडीशन में चाहिए था उस कंडीशन में वो आ गया, इंटेंडेड लोकेशन एंड कंडीशन में वो सामान आ चुका, हमें जो बनाना था वो बन चुका। आपने सेल नहीं करा, संभाल के रखा हुआ है, बेचा नहीं है, तो क्या वो स्टोरेज की कॉस्ट आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका जो इन्वेंट्री है प्रोड्यूस हो चुकी है बट आपने सेल नहीं करी, स्टोरेज कॉस्ट ऐड होगी या नहीं होगी? नो, यस यस, बाकी लोग होगी। और आप मेरे को एक चीज बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी लाइक समर्स का सीजन चल रहा है, ठीक है, इस टाइम पे क्या कोई हीटर्स परचेज करेगा? हीटर्स कोई भी परचेज नहीं करेगा। एक ना हीटर मैन्युफैक्चरर था, सपोज वंशिका। वंशिका ने क्या करा, हीटर्स मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस कर रखा था, ठीक है। उसने सोचा समर्स का टाइम है, अभी तो कोई हीटर परचेज कर नहीं रहा, मेरी लेबर खाली बैठी है, फ्री का रेंट जा रहा है, मैं क्यों ना ऐसा करूं, हीटर्स मैन्युफैक्चर करके रख लेती हूँ, अभी जब फ्री टाइम है। सेल इसको कब कर दूंगी? विंटर्स में। इसने ना 100 हीटर्स मैन्युफैक्चर करके रख लिए, इसके रेडी हो गए बाय जुलाई एंड, ठीक है। सेल वो होंगे नवंबर दिसंबर में जाके, जब विंटर्स के टाइम पे। अब जुलाई से लेके जो दिसंबर तक का टाइम है, या नवंबर दिसंबर जब भी वो सेल होंगे, तब तक आपकी कुछ स्टोरेज कॉस्ट लगेगी। क्या वो उस हीटर को बनाने की कॉस्ट है या नहीं है? जुलाई में आपके हीटर्स बन गए थे, सेल दिसंबर में हो रहा है, जब तक आपने जो स्टोर करा, क्या वो उसको बनाने की कॉस्ट है या नहीं है? यस और नो? फटाफट टाइप करो, यस और नो, उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट है या नहीं है? नो। वंशिका, मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कैसे है? अगर यहाँ पे जुलाई में कोई पर्सन आपके पास वो हीटर परचेज करने आता तो क्या आप सेल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, हीटर तो रेडी था, वो तो डिमांड नहीं थी, इसलिए आपको स्टोर करना पड़ा। तो स्टोरेज कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती है, अनटिल एंड अनलेस वो रिक्वायर्ड थी प्रोडक्शन के लिए। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, वाइन। वाइन के केस में हमने एग्जांपल लिया था कि फर्मेंटेशन के लिए आपको उसको रखना पड़ता है, जितनी पुरानी होगी उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। या फिर राइस, आपको उसको रखना पड़ता है, रख के उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, वो तो रिक्वायर्ड थी ना, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं होता, तब वो कॉस्ट ऐड होती है। नहीं तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती। रीड करो इस चीज को।
Storage cost, unless those costs are necessary in the production process prior to production stage. However, if special storage is required as part of production process, since such storage is considered as cost of inventory. मतलब जनरली हम इन्वेंट्री में स्टोरेज कॉस्ट ऐड नहीं करते until and unless वो रिक्वायर्ड था प्रोडक्शन के लिए. इफ रिक्वायर्ड हो स्टोर करने के लिए तो रिकॉर्ड होगी, अनलेस नहीं होगी. यस, परफेक्ट वंशिका. अगर रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन करने के लिए, सेल करने के लिए नहीं, प्रोडक्शन करने के लिए, तो ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी. डन. किसी को कोई डाउट? एग्जाम्पल रीड कर लो. इन वाइन मेकिंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रॉ मटेरियल स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर कंडीशन फॉर फर्मेंटेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजली ईयर्स टुगेदर, बहुत सालों तक रखते हैं. सच कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज अकाउंटेड एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. लेकिन जनरली हीटर्स, कूलर्स, एसी, कोई भी चीज है, चेयर्स, टेबल्स, वो तो बनाते ही आप सेल कर सकते हो, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट ऐड. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या होती है? कौन बताएगा? कोई एग्जांपल्स बताओ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ट्रांजेक्शन्स, रिकॉर्डिंग कॉस्ट, प्रिंट, सैलरी. सैलरी किसकी? क्या जो आपकी लेबर मैन्युफैक्चर कर रही है उसकी सैलरी? कौन से वाली सैलरी लेंगे? स्टाफ सैलरी. ठीक है, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एट वर्क इन ऑफिसेस. यस, जो भी आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड कॉस्ट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंट. आप अगर अकाउंटेंट की सैलरी पे कर रहे हो, क्या अकाउंटेंट डायरेक्टली प्रोडक्शन में कुछ हेल्प कर रहा है? नो, वो तो बैकएंड पे अकाउंटिंग कर रहा है. गेट कीपर. गेट कीपर की आप सैलरी पे कर रहे हो, क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में कुछ हेल्प कर रहा है? नहीं कर रहा. या फिर आपने क्या कर रखा है, एक ना रिसेप्शन एरिया बना रखा है, रिसेप्शन का आप कुछ रेंट पे कर रहे हो, क्या आप रिसेप्शन पे बैठ के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो? नो. तो ये सब जो आपकी कॉस्ट होती है ना, इनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स. ये कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनते, क्योंकि इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी ना चल रही है, तो बिजनेस को मैनेज करने के लिए. द एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन. लास्ट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. कोई एग्जांपल बताओ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के. फटाफट टाइप करो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग. यस, एडवर्टीजमेंट. अगर सपोज आपने कोई चीज मैन्युफैक्चर करी, जैसे कि वंशिका ने अभी हीटर्स मैन्युफैक्चर करे थे, ठीक है. जो हीटर्स हैं, क्या उसकी कॉस्ट आपकी सेल करने की, एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड है? नहीं है. जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो आपकी सेलिंग कॉस्ट है, वो आपकी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, तो वो कभी भी इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती. डन. अब हमने 4 कॉस्ट पढ़ी है जो हम एक्सक्लूड करते हैं इन्वेंट्री में से. फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कौन सी 4 कॉस्ट हम एक्सक्लूड करते हैं. स्टोरेज, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और ठीक है, एबनॉर्मल लॉस, स्टोरेज, सेलिंग कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इंटरेस्ट कौन से वाला? तेजस, हम इंटरेस्ट कब लेते हैं और कब नहीं लेते? लेबर कॉस्ट नहीं, लेबर तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट बनती है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस. इंटरेस्ट बताओ जल्दी सी, हम कॉस्ट में लेते हैं या नहीं लेते? If it's 12 months, yes. If the manufacturing period is a longer period. इंटरेस्ट बता दीजिए एक बार और मैम. ठीक है, देखो इंटरेस्ट का हमने क्या बोला था कि आप जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, जो भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर उसको मैन्युफैक्चर करने में लॉन्गर पीरियड लग रहा है. आपने सपोज चेयर बनाई, क्या चेयर बनाने में आपको 12 महीने लग जाते हैं?
जनरली जो फैक्ट्रीज उनमें तो एक दो दिन में बनती रहती है। चेयर्स, टेबल्स, एसी, ये सब तो आपके रेगुलरली मैन्युफैक्चर होते रहते हैं। बिल्डिंग बना रहे हो, क्या बिल्डिंग आपकी 2 दिन में या 2 महीने में बन जाएगी? नहीं बनेगी, उसको बनाने में एक लॉन्गर पीरियड लगेगा ना। तो जिन एसेट्स या जिन इन्वेंट्रीज को बनाने में एक लॉन्गर पीरियड लगता है, जिसको हम जनरली 12 मंथ्स बोलते हैं, उनके लिए अगर आपने लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, मतलब ऐड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है। टैक्सेस कौन से वाले ऐड होते हैं, जल्दी से बताओ। यस, टैक्सेस कौन से होते हैं? नॉन रिफंडेबल वाले। रिफंडेबल वाले टैक्सेस कभी भी ऐड नहीं होते। डन। अब आपने पढ़ लिया पोस्ट में क्या क्या आता है। मेरे को नेट वैल्यू का मीनिंग बताओ। हमने पढ़ा था इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। नेट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? जिस कॉस्ट पे एसेट फ्यूचर में रियलाइज होगी। मार्केट वैल्यू एट करंट टाइम। मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? मार्केट वैल्यू और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? बताओ जल्दी सी। नहीं पता किसी को? मार्केट वैल्यू, या फिर हम लेके चलते हैं सेलिंग प्राइस। मार्केट वैल्यू तो मैम जो मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है इस टाइम पे। नेट रियलाइजेबल जो हमारे एसेट की डेप्रिशिएटेड, नहीं, वंशिका, डेप्रिशिएटेड वैल्यू इज डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू अलग होती है। मार्केट वैल्यू या सेलिंग प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में डिफरेंस। अच्छा चलो, आप लोग ना मेरे को एक चीज बताना। मेरे पास ना एक टेबल थी, ठीक है, वो मैंने सेल कर दी। उसका सेलिंग प्राइस था ₹7,000। मैंने एक टेबल सेल कर दी ₹7,000 में। लेकिन उसको सेल करने में मेरे को ना ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, किसी एजेंट के थ्रू करी थी, ₹200 की। तो मेरे पास नेट अमाउंट कितना आया? 7,000 में टेबल सेल करी, 200 की ब्रोकरेज पे करी, नेट अमाउंट मेरे पास कितना आया? 6,800। 7,200 ब्रोकरेज पे करी है वंशिका, नेट अमाउंट इज 6,800। मैंने 7,000 में कोई चीज बेची, ₹200 की मेरे को उस पर ब्रोकरेज पे करनी पड़ी, तो मेरे पास नेट अमाउंट कितना आया? 6,800। तो ये नेट अमाउंट है ना, इसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एनआरवी। या फिर याद करने के लिए, जो हमारी पॉकेट में नेट अमाउंट आ रहा है, जो हमें नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है ना, उसको हम बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। आपने मार्केट में चाहे 7,000 की बेची या 70,000 की, ये ₹200 तो आपका ब्रोकरेज चला गया ना। तो आपके पास नेट कितना आया? 6,800। डन। इसमें किसी को कोई डाउट? सेलिंग प्राइस और एनआरवी में डिफरेंस समझ आ गया? सेलिंग प्राइस एक ग्रॉस अमाउंट होता है जितने में आपने सेल करा, उसमें से आप सेलिंग के एक्सपेंसेस लेस कर देते हो। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपका क्या आ जाता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अगर समझ आया तो यस लिखो फटाफट, है ना? ओके, बाकी लोग समझ आ रहा है? फटाफट से बता दो। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपके पास जो मोबाइल फोन है, ठीक है, अभी वो मैन्युफैक्चर हो रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज में है। मोबाइल फोन में ना कैमरा इंस्टॉल नहीं हुआ अभी तक, अभी वो पार्टली कंप्लीटेड स्टेज में है, कैमरा लगना भी बाकी है। क्या आप वो फोन परचेज कर लोगे? यस और नो? कैमरा इंस्टॉल होना रहता है अभी। नो। कैसे कर लोगे? फोटोज कैसे लोगे अच्छी अच्छी? इंस्टाग्राम की डीपी भी तो चेंज करनी है। तो आप बिना कैमरा के तो नहीं लोगे फोन को। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो होता है, क्या हम उसका सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या कोई आधी बनी चीज को लेगा?
यस और नो? नो, बिल्कुल भी नहीं लेगा। चेयर बना रहे हो, चेयर का ना बैक लग गई, बैठते हैं जिसपे वो पार्ट लगा ही नहीं, क्या वो चेयर परचेज करोगे? नहीं करोगे। कार है, पूरी कार बनी, व्हील्स नहीं लगे, कि धक्का मार के चलाओगे? नहीं। तो वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज वाली चीजें तो आप नहीं लोगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस का सेलिंग प्राइस आपको नहीं पता होता। अब क्वेश्चन आता है भाई, वर्क इन प्रोग्रेस का सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एनआरवी? एक चीज बताओ, जो मैंने फोन बोला उसमें कैमरा नहीं लगा, जिस दिन वो कैमरा लग जाएगा उस दिन आप वो फोन ले लोगे? यस। जिस दिन वो फोन में कैमरा लग जाएगा मतलब कि वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिन तो आप उसको परचेज कर लोगे ना। तो हमें सेलिंग प्राइस किसका पता होता है? हमेशा फिनिश्ड गुड्स का। वर्क इन प्रोग्रेस का हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता होता। अब दिक्कत क्या है कि अगर हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता तो भाई एनआरवी कैसे कैलकुलेट करें? और एनआरवी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इन्वेंट्री कैसे वैल्यू करेंगे? क्योंकि इन्वेंट्री तो अभी हमने पढ़ा वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकती है, पार्टली फिनिश भी हो सकती है। तो उसके लिए आपको बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आपको वर्क इन प्रोग्रेस का सेलिंग प्राइस नहीं पता ना, आप ले लो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी। आपने बोला कि हमें वर्क इन प्रोग्रेस का सेलिंग प्राइस नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स ले लो, सेलिंग एक्सपेंसेस में से लेस कर दो। बट क्या आपको ये फेयर लग रहा है कि हम फिनिश गुड्स के लिए भी यही एनआरवी ले रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए भी यही एनआरवी ले रहे हैं? वर्क इन प्रोग्रेस को तो कन्वर्ट करने में भी कुछ कॉस्ट लगेगी ना, तो वो लेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? यस और नो? हमने बोला वर्क इन प्रोग्रेस का हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता था, तो हमने फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस ले लिया, उसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस कर दिए लेस। लेकिन यहां से आपको कंप्लीट करने की कॉस्ट लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स तक जाने की कॉस्ट लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस। क्रिश बोल रहे यस, बाकी लोग यस और नो? यस। मनीषा भी बोल रही यस। तो हमें यहां से एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी लेस करना पड़ता है। ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, ये आपकी आ जाती है एनआरवी। फॉर फिनिश गुड्स एनआरवी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर वर्क इन प्रोग्रेस एनआरवी इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस माइनस expenses and overheads required to incur to convert work in progress into finished goods, जिसको हम बोलते हैं estimated cost of completion। यहां तक अगर समझ आया तो फटाफट यस लिख दो। हमने अभी तक क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने इन्वेंट्री का मीनिंग पढ़ा। इन्वेंट्री होती है जो आपकी सेल करने के लिए होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। मैन्युफैक्चरर के इन्वेंट्री में आता है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। ट्रेडर के लिए आता है फिनिश गुड्स और स्टोरेज, जो पैकिंग मटेरियल, कार्टन एक्सेट्रा। फिर हमने देखा इन्वेंट्री वैल्यू हम करते क्यों है? करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, लिक्विडिटी पोजीशन देखने के लिए और स्टेट्यूटरी कंप्लायंसेस के लिए। फिर हमने देखा इतना इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री वैल्यू करना, तो हम किस पे वैल्यू करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। कॉस्ट निकालना, कैलकुलेट करा। परचेज प्राइस में हम क्या लेस कर देते हैं? ट्रेड डिस्काउंट्स। ऐड कर देते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, लेबर चार्जेस, अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड सब ऐड कर देते हैं। इंटरेस्ट हम सिर्फ जब ऐड करते हैं जब उसको बनाने में लॉन्गर पीरियड लग रहा है। ठीक है। फिर हमने कुछ कॉस्ट देखी जो एक्सक्लूड होती है इन्वेंट्री में से। स्टोरेज कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड एबनॉर्मल लॉसेस। देन हमने देखा ठीक है कॉस्ट तो होगी, एनआरवी का मीनिंग क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर वर्क इन प्रोग्रेस था तो सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। आई होप ये सबको क्लियर होगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं रॉ मटेरियल वैल्यू किस पे होगा। भाई अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, रॉ मटेरियल पे अप्लाई नहीं होती है चीज। आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम रॉ मटेरियल सेल करने के लिए परचेज करते हैं या फिर यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए? कंज्यूम या फिर यूज करने के लिए? यूज।
बाकी सब बताओ। रॉ मटेरियल सेल के लिए होता है या कंज्यूम करने के लिए होता है? जल्दी जल्दी टाइप करो। मुस्कान, क्रिश। रॉ मटेरियल कंज्यूम करने के लिए होता है या सेल करने के लिए होता है? यूज करने के लिए होता है, बिल्कुल। तो क्या हम रॉ मटेरियल का एनआरवी देखेंगे? हम कहेंगे जब हमें सेल ही नहीं करना तो हम क्यों देखें उसका एनआरवी? भाई हमें तो बेचना ही नहीं, हमारा पर्पस ही नहीं है रॉ मटेरियल परचेज करके उसको बेच देंगे। अगर एक फर्नीचर डीलर ने वुड परचेज करी, वो कह रहे हैं मेरे को वुड बेचनी ही नहीं है, तो मैं क्यों देखूं उसका एनआरवी? मेरे को तो वुड को यूज करना है। ठीक है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप मत देखो एनआरवी, किस पे वैल्यू कर लो? कॉस्ट पे। यहां तक बात खत्म होगी। लेकिन आप मेरे को एक ना प्रूडेंस पर्सन की तरह सोच के बताना, एक समझदार आदमी की तरह सोच के बताना। आपने रॉ मटेरियल परचेज करा, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है ₹8,000। ठीक है। कन्वर्ट होने के बाद जब वो फिनिश गुड्स में बन जाएगा ना, तो जो फिनिश्ड गुड्स है उसका सेलिंग प्राइस, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो है ₹7,000। क्या आप उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना चाहोगे? आपने 8,000 में परचेज करा, 7,000 में सेल हो रहा है। इस 8,000 के ऊपर आपके अदर एक्सपेंसेस भी लगे होंगे कन्वर्ट करने के, और सेल वो सिर्फ 7,000 में हो रहा है। तो क्या आप कन्वर्ट करोगे? नहीं करेंगे। हम कहेंगे हम पागल थोड़ी ना है, इससे बड़े तो ये मटेरियल ही पड़ा है। कन्वर्ट भी करेंगे, लेबर भी लगाएंगे, अपनी एफर्ट्स भी लगाएंगे, और 7,000 में वो सेल होएगा, लॉस ही होने वाला है। तो हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अब हम करें क्या? हमारा बिजनेस अगर लॉस में जा रहा है तो क्या हम सीधा बंद कर देंगे, या उसको चलाने की ट्राई करेंगे ना? तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, ये वाले रॉ मटेरियल से जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं वो लॉस पे सेल हो रहे हैं, हम रॉ मटेरियल रिप्लेस करके देखते हैं। आप जो पहले पर्टिकुलर टाइप की वुड यूज कर रहे थे ना चेयर बनाने के लिए, आपने बोला अब ये वाली नहीं चलती, हम दूसरे टाइप की चेयर्स बनाएंगे। हम वुड की जगह क्या करेंगे? प्लास्टिक चेयर्स बनाते हैं। ये आपकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है और लाइट वेट भी है। ऐसा ना बिजनेसमैन सोच रहा है कि जो वुड आपने परचेज करी थी वो क्या है, रॉ मटेरियल से हम जो सामान बना रहे थे वो आपका लॉस पे सेल हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई लॉस पे तो हमें नहीं बेचना, तो हम मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे, हम इसको रिप्लेस करके दूसरा रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे जो आपका बेटर सेल हो जाए, प्रॉफिट में सेल हो चुके। ठीक है। तो इस केस में ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल को हम किस पे वैल्यू करते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल को हम जनरली तो वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे, एक्सेप्ट सिर्फ एक कंडीशन में हम उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, व्हेन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स इज मोर देन एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स। जब आपका फिनिश गुड्स लॉस पे सेल होने वाला है, when cost of finished goods is more than NRV of finished goods। अगर आपने कोई चीज बनाई 8,000 में है, सेल 7,000 में करना पड़ेगा, तो हम रॉ मटेरियल को किस पे वैल्यू करेंगे? जल्दी से टाइप करो। इस केस में हम रॉ मटेरियल को किस वैल्यू पे करेंगे? कॉस्ट पे या रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे? रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट। ठीक है। तो इस केस में हम इसको वैल्यू करेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। वेरी गुड। तो इसको एक बारी रीड करो। रॉ मटेरियल एनआरवी इक्वल्स टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हम इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे करते हैं? रॉ मटेरियल को रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। ठीक है। अच्छा, ये आपके जनरल नोट्स है। एन असेसमेंट ऑफ एनआरवी इज मेड एट ईच बैलेंस शीट डेट। इन्वेंट्रीज आर यूजुअली रिटन डाउन टू न्यूट्रलाइजेबल वैल्यू आइटम बाय आइटम बेसिस, ये भी बताती हूँ। In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar or related items in case of interchangeable items। इसका ना एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लॉथ मैन्युफैक्चरर था, क्लॉथ डीलर ले लेते हैं। उसके पास पता है क्या क्या है? शर्ट्स हैं, जीन्स है, और टॉप्स है। ठीक है। कॉस्ट दे रखी है आपको इसकी, एनआरवी दे रखी है। शर्ट की कॉस्ट है ₹400, एनआरवी है 500।
जीन्स की कॉस्ट है 600, एनआरवी है 300। टॉप्स की कॉस्ट है 450, एनआरवी है 550। आप मेरे को बताओ, क्या मैं इनको टोटल कर दूं 1450, और ये आपका हो गया 800, 500, 1350। क्या मैं इस टोटल को कंपेयर करके बोलूं लोअर ऑफ कॉस्ट है एनआरवी, या फिर आइटम बाय आइटम बेसिस देखूं? बताओ, टोटल के बेसिस पे देखेंगे या आइटम बाय आइटम बेसिस देखेंगे? सब लोग बताओ जल्दी सी, टोटल को देखूं या आइटम बाय आइटम बेसिस? आइटम बाय आइटम बेसिस। तो शर्ट्स को हम कितने पे वैल्यू करेंगे? नहीं तेजस, टोटल पे नहीं देखेंगे, हम आइटम बाय आइटम देखेंगे। क्योंकि हम, अगर मैं सिर्फ ये देख लूं तो मेरे को पता कैसे चल रहा है कि मेरे को कौन सी चीज की डिमांड कम हो रही है, क्या चीज में मेरे को चेंजेस करने की नीड है? आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगी ना मैं ओवरऑल। तो मेरे को आइटम बाय आइटम बेसिस देखना है। बताओ, शर्ट्स को हम किस पे वैल्यू करेंगे? 400 या 500? 400 पे। जीन्स को किस पे वैल्यू करेंगे? 300। टॉप को किस पे वैल्यू करेंगे? टॉप को 450। ये आपका टोटल कितना हो गया? 800, 300, 1100 टी। तो हम किस पे वैल्यूएशन करेंगे? 1150। ठीक है, हम देखते हैं हमेशा आइटम बाय आइटम बेसिस। यहां से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। ऊपर का जितना हमने सारा रीड करा ना, वो सारा था ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के लिए। 1 to 2 मार्क्स के उसमें से ट्रू फॉल्स बनते हैं। अब यहां से जो सारा आपका आएगा वो आएगा प्रैक्टिकल पार्ट। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है 4 to 5 मार्क्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर कोई भी कैमरा ऑफ करके आराम से बेड पे लेट के सुन रहा है तो बैठ जाओ, क्योंकि आपको ऐसे ना नींद आने लग जाएगी। लेटे लेटे सुनने में तो ऐसे मस्ती हो जाती है, आंख बंद करके लेटे हुए। तो अगर आप कैमरा ऑफ भी है ना तो भी अटेंटिवली बैठ के सुनना। ठीक है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो 5 मार्क्स फ्री के होते हैं। इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम। अभी तक हमने देखा, इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी तो हम निकाल लेंगे बैलेंस शीट डेट पे, कोई दिक्कत नहीं है। सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस कर देंगे। क्वेश्चन आता है कॉस्ट कैसे रहे। आप कह रहे हो अभी तो देखा, कॉस्ट निकालना हमने सीखा है, परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देते हैं, एक्सपेंसेस सारे ऐड कर देते हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड कर देते हैं। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। आपने पता है क्या करा? परचेजेस करे। कैसे कैसे परचेज करा? डेट, यूनिट्स। आपने ना सबसे पहली परचेजेस करी 1 मई 2023 को। 200 यूनिट्स आपने परचेज करी। फिर आपने क्या करा? 1 अगस्त 2023 को 500 यूनिट्स परचेज करनी। देन आपने क्या करा? 1 Feb 2024 को 300 यूनिट्स परचेज करी। ठीक है। और परचेजेस कैसे करी? कॉस्ट पर यूनिट। ये आपने परचेज करी ₹10 की, ये आपने परचेज करी ₹12 की, और ये परचेज करी आपने ₹15 की। राइट। तो आपने टोटल कितनी यूनिट्स परचेज करी? 1000। कॉस्ट कितनी कितनी आ रही है? 2000। ये आपका आ गया 6000 एंड 4500। अब लास्ट में क्या हुआ? आपके पास यूनिट्स सोल्ड अप टू 31 March 2024 इक्वल्स टू 600 यूनिट्स। यहां तक सबको डेटा समझ आ रहा है कि आपने क्या करा? अलग अलग डेट्स पे परचेजेस करी, अलग अलग यूनिट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट पे आ रही है आपकी। यूनिट्स आपने 31 March 2024 तक सेल करी है 600। पहले तो मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है? क्लोजिंग स्टॉक में कितनी यूनिट्स बच रही है? 400। सबको समझ आ गया? टोटल आपके पास 1000 यूनिट्स थी,
जिसमें से आपने 600 सेल कर दी, तो आपके पास बची 400 यूनिट्स। यहां से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ये 400 यूनिट्स कौन से वाली बच रही है? आप कह रहे हो मैं कोस्ट और नार्वे विच एवर इज लोअर लेना है। कोस्ट कौन सी लोगे? आप 10 वाली में से मानोगे, 12 वाली में से मानोगे, 15 वाली में से मानोगे, कैसे मानोगे? बताओ, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको ये 400 यूनिट्स पता है? कांट बी डिटरमाइंड। अच्छा, फीफो, लीफो, और क्या मेथड्स हो सकते हैं? शुड बी मेंशन। ठीक है, राइट वंशिका। आपने बोला कि ये 400 यूनिट्स है, हमें नहीं पता कि कौन से वाली है। उसके लिए हमें एक मेथड चाहिए होता है। इन मेथड्स पे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बहुत बार आते हैं इसके क्वेश्चन। आपके पास 3-4 तरह के अलग अलग मेथड्स होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है, इन्वेंट्री को वैल्यू करना होता है। जैसे कि पहला मेथड अगर मैं बोलूं फीफो। फीफो का मतलब क्या होता है? फीफो मीनिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मीनिंग बताओ, फुल फॉर्म नहीं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लेन करो जल्दी सी, फीफो मतलब। या फिर ये बता दो, जो पहले खरीदा वो पहले बेचेंगे, बिल्कुल पहले परचेज किया पहले सेल किया। अगर हम फीफो बेसिस लेके चले, तो ये 400 यूनिट्स इनमें से कौन से वाली बच रही होंगी? फीफो बेसिस लेके चल रहे हैं, बताओ कौन से वाला क्लोजिंग स्टॉक बच रहा होगा? हम्म 200 फुल, 200 आउट ऑफ 500, फर्स्ट 400 shall be considered। क्लोजिंग स्टॉक बताना, ध्यान से सोच लो। क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी यूनिट्स बच रही होंगी? देखते हैं कौन जल्दी से सही आंसर बताएगा। 300 × 12। ये 300 × 12 कहाँ से आ गया? यूनिट्स ये ले ली, प्राइस ये ले लिया। 300 × 15। ठीक है, 300 × 15 हो गया, बाकी 100 यूनिट्स। ये 300 × 12 और 300 × 15 तो 600 यूनिट्स होगी। क्लोजिंग स्टॉक तो 400 यूनिट्स बच रहा है। देखो, आपके पास स्टॉक बच रहा है 400 यूनिट्स का, ध्यान से सुनो। 400 यूनिट्स का स्टॉक बच रहा है। आप कह रहे हो फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। किसने बताया? तेजस। क्लोजिंग स्टॉक विल बी 300 × 15 एंड 100 × 12। परफेक्ट। ठीक है, इसका लॉजिक समझते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मीनिंग होता है जो यूनिट्स आपने सबसे पहले परचेज करी वो सबसे पहले सेल करी होगी। तो आपने ये 600 यूनिट्स कहाँ से सेल करी होंगी? 200 यूनिट तो आपने ये वाली सेल कर दी होंगी। अब 400 यूनिट आपने और बेची इन 200 के अलावा, वो आपने कहाँ से बेची होंगी? इन वाले में से। 400 सोल्ड, 100 क्लोजिंग स्टॉक। ये चीज समझ आई? आपने ही बोला नहीं नहीं, 400 सेल नहीं है, यूनिट सोल्ड 600 है, क्लोजिंग स्टॉक 400 है। तो क्लोजिंग स्टॉक में 400, 600 यूनिट्स आपने सेल करी है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट 200 ये वाली सेल करी होंगी, 400 इसमें से सेल करी होंगी। तो 100 × 12, 1200 यूनिट्स आपके पास 1200 रुपीज की ये बच रही है। 100 यूनिट्स इंटू रुपीज 12, 1200। और बची हुई 300 आपकी कौन सी है? वाली 300 × 15। 300 यूनिट्स इंटू रुपीज 15। कितनी कॉस्ट आ गई है? 4500। टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 57। बताओ, ये क्लियर है? यस और नो? जल्दी से लिख के बताओ चैट में, यस और नो। बाकी लोग, किसी को डाउट है तो जल्दी बताओ। फीफो
फीफो में हमने क्या देखा कि जो यूनिट्स हम स्टार्टिंग में परचेज करते हैं वो हम सेल कर देते हैं, और आपके क्लोजिंग स्टॉक बच रहा होगा लास्ट से। तो आपकी 400 यूनिट्स, 300 ये वाली बच रही थी, 100 ये वाली बच रही थी। नीचे से हम जाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो था फीफो, अगर ये होता लीफो, ठीक है। लीफो के बेसिस पे बताओ ये 400 यूनिट्स कौन से वाली बच रही होंगी, देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। लीफो के बेसिस पे क्लोजिंग स्टॉक बताओ मेरे को। 200 × 10 एंड 200 × 12। यस तेजस, लीफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मीनिंग होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आपने परचेज करी वो सबसे पहले सेल कर दी, ठीक है। तो आपने जो ये 300 है ये सेल कर दी होंगी, 300 यहां से सेल कर दी होंगी, टोटल 600 सेल हुई है। तो 300 ये वाली सेल कर दी, 300 इसमें से सेल कर दी, 300 सोल्ड। तो 200 आपके पास क्या बच रही है क्लोजिंग स्टॉक में। तो 200 × 10 प्लस 200 × 12, ये आपका हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है तो यस लिखूं? क्रिश, अंश, आशु, जल्दी जल्दी बताओ, समझ आ रहा है? फीफो के केस में हमने देखा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले परचेज करी वो सबसे पहले सेल कर दी, तो क्लोजिंग स्टॉक लास्ट वाला बच रहा होगा। लीफो में अपोजिट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट वाली सेल कर दी होंगी, तो जो सबसे पहले परचेज करी वो आपके पास स्टॉक में बच रही होंगी। उसके बाद आपका आता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मीनिंग क्या होता है? वेटेड एवरेज एंड सिंपल एवरेज। पहले सिंपल एवरेज बताओ, सिंपल एवरेज का मीनिंग क्या होता है? एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस पर यूनिट, ठीक है। सिंपल एवरेज। और कोई? जल्दी जल्दी बताओ सिंपल एवरेज। चलो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग बता दो सिंपल एवरेज हम कैसे निकाल लेंगे। 10 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 3। तो आपका इन्वेंट्री वैल्यू कितने पे होगा? 12,333। कोई इसको एक्सप्लेन करो कैसे आया 12,333। देखो अटेंटिवली सब लोग आंसर करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैसे आई 12,333? सिंपल एवरेज का मीनिंग पता है क्या होता है? सारे प्राइजेस को एवरेज कर दो, सिंपल एवरेज। एवरेज ऑफ प्राइजेस पर यूनिट ओनली विदाउट कंसिडरिंग अमाउंट ऑफ यूनिट्स। यस, यूनिट्स को इग्नोर कर देते हैं। आपने परचेजेस करी थी, ऑल कॉस्ट ऑफ टाइम्स परचेज 10 + 12 + 15। तीन परचेजेस थी आपकी, 10 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 3। कितना एवरेज आया ये? 10 + 12 + 15 बाय 3। 12.33। क्लोजिंग स्टॉक कैसे आ जाएगा? जितनी भी यूनिट्स थी उसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। यू हैड 400 यूनिट्स इंटू 12.33।
थ्री। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 400 इंटू 12.33, 493। डन। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तो यस लिखो। सिंपल एवरेज सारे प्राइजेस का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। डन। बाकी क्रिश, मुस्कान, आशु, क्लियर? यस। मुस्कान। डन। तो हमने सिंपल एवरेज में क्या करा, सारे प्राइजेस को डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस कर दिया, जितनी भी यूनिट्स थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं वेटेड एवरेज। आपको ना कोई भी मेथड लगाने को बोल सकते हैं एग्जाम में, तो आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। वेटेड एवरेज क्या होता है इस एग्जाम्पल में बताओ, वेटेड एवरेज कैसे आएगा? 12,500 डिवाइडेड बाय 12.5। यस। वेटेड एवरेज का मीनिंग पता है क्या होता है? जितनी भी आपकी यूनिट्स है उनको हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। यहाँ पे आपके पास यूनिट्स थी 200 इंटू 10 2000, 500 इंटू 12 6000, 300 इंटू 15 4500। टोटल आपकी कॉस्ट कितनी थी? 12,500। और 12,500 की कॉस्ट कितनी यूनिट्स के लिए लगी है? 1000 यूनिट्स के लिए। तो आपने एवरेज कितना खर्चा करा? 12,500 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट्स। तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 12.5। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बताओ जल्दी से, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा? 400 यूनिट्स थी हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.5 से, क्या वैल्यू आएगी? 12.5 इंटू 400 रुपीज 5,000। ठीक है। डन। तो हमने चार मेथड्स देखे। फीफो में हमने माना कि जो भी यूनिट्स आपके पास लास्ट में परचेज है वो वाली स्टॉक में होंगी। लीफो में उसका अपोजिट माना, जो स्टार्टिंग में परचेज है वो स्टॉक में होंगी। सिंपल एवरेज में क्या करा, यूनिट्स को इग्नोर कर दिया, प्राइजेस का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। वेटेड एवरेज में क्या करा, प्राइस इनटू यूनिट्स करके टोटल कॉस्ट निकाली डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। चारों मेथड्स अगर क्लियर है तो जल्दी से बताओ, यस और नो। फीफो हो गया आपका, assumes that items of inventory which were purchased or produced are consumed or sold first, and consequently items remaining in the inventory at end of the period are those inventory recently purchased or produced। ठीक है। लीफो के केस में अपोजिट चलता है। ये एक लाइन लिखी हुई है आपके ट्रू फॉल्स में है, ये स्टडी मेट में। आप एक चीज बताओ, क्या लीफो लास्ट एंड फर्स्ट आउट रेशनल मेथड है? कोई भी शॉपकीपर ऐसा करता होगा कि जो अभी अभी परचेज करा वो सेल करता जा रहा है और पिछले वाला अपने स्टॉक में रखा हुआ है? बिल्कुल इरेशनल है, गलत चीज। ऐसे तो पुराना स्टॉक तो आपका ऑब्सोलेट होता जाएगा, पड़ा रहेगा। तो इसीलिए हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, सी इंटर में आप आके जब पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना वो आपको लीफो मेथड अलाउड नहीं करते। ठीक है। तो वो आपसे ट्रू फॉल्स में पूछेगा कि इज लीफो मेथड अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप बोलोगे फॉल्स, लीफो मेथड इज नॉट अलाउड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि ये इरेशनल कंसेप्ट है। क्लियर? सिंपल एवरेज देख लिया, डिफरेंट प्राइजेस आर एडेड टुगेदर एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्राइजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे मल्टीप्लाई करके आ जाती है। वेटेड एवरेज देखा, टोटल गुड्स ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। अब आपका ना एक छोटा सा मेथड है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, इस पे आपका इन जनरल क्वेश्चन नहीं बनता, आपको बस पता होना चाहिए। इसमें पता है क्या हुआ, मुस्कान ना एक ज्वेलरी शॉप पे गई, ठीक है।
ज्वेलरी शॉप पे गई मुस्कान और वहां पे उसको एक नेकलेस पसंद आया, ₹10 लाख का। 10 लाख का एक नेकलेस पसंद आ गया। अब उसने बोला, पेमेंट कर दी। उसने कहा कि मैं शाम को इसको कलेक्ट कर लूंगी, नेकलेस को अभी आप अपनी शॉप पे रख लो। इवनिंग में जब वो नेकलेस कलेक्ट करने गई ना, तो उस शॉपकीपर को ना मिल नहीं रहा, उसने कहाँ पे रख दिया। उसके सामने एक दूसरा नेकलेस पड़ा हुआ है, ₹25 लाख का। तो क्या वो ये 25 लाख वाला नेकलेस उठा के मुस्कान को दे देगा? यस और नो? उसने 10 लाख से एक नेकलेस परचेज करा था, शॉपकीपर को ना वो वाला मिल नहीं रहा कहाँ पे रखा हुआ है, उसके सामने एक 25 लाख वाला नेकलेस पड़ा हुआ है, क्या वो उठा के वो मुस्कान को हैंड ओवर कर देगा? नो, 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 बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। इसी में अगर मैं एप्पल्स का एग्जांपल लूं, मुस्कान ने 2 kg एप्पल्स परचेज करे इंटू ₹100, ₹200 के। ठीक है। अब क्या हुआ, मुस्कान ने बोला भाई आप एक बार इसको रख लो अपने पास ही, अपनी रेडी पे रख लो, मैं पास वाली शॉप से कुछ सामान खरीद के आती हूँ, फिर आपसे कलेक्ट कर लूंगी। ठीक है। इतनी देर में क्या हुआ, एप्पल्स ना ऐसे मिक्स हो गए उसकी बाकी जो एप्पल्स रखे होते उसमें। तो क्या वो अपनी जो भी शॉप है रेडी से उठा के दूसरे एप्पल्स मुस्कान को दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या फिर वही वाले देने पड़ेंगे? यस और नो? मुस्कान वाले एप्पल्स मिक्स हो गए तो अपनी शॉप से दूसरे एप्पल्स दे सकता है या नहीं दे सकता? यस, जल्दी जल्दी बताओ। बाकी लोग? दे सकता है। ठीक है, यस। क्योंकि ये आपके इंटरचेंजेबल गुड्स है। इंटरचेंजेबल है मतलब कि मिक्स हो सकते हैं, हमें पता नहीं लगेगा कि कौन से वाले एप्पल्स इसके थे कौन से अलग है। तो इंटरचेंजेबल के केस में हमें फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज ये लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे भाई जो लास्ट में 400 यूनिट्स बच रही है वो कौन से वाली है, ₹10 वाली है, ₹12 वाली, ₹15 वाली, हमें नहीं पता। लेकिन नेकलेस जो हैवी कोस्ट वाला सामान होता है, हैवी कोस्ट वाला सामान जनरली, क्या वो आपका इंटरचेंजेबल होता है? वो तो आपको अलग से पता होगा ना कि कितने कितने का है। तो उसके केस में हम मेथड यूज करते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मतलब हमें अलग से इसकी कॉस्ट, हर ज्वेलरी की अलग अलग कॉस्ट पता होगी। ठीक है। जो आपके नॉन इंटरचेंजेबल है जैसे ज्वेलरी, उसमें हम स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाते हैं, वो मिक्स नहीं होते, तो उसमें हमें अलग से पता होता है कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। लेकिन जैसे एप्पल्स ये इंटरचेंजेबल है, ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो इसके केस में हमें अलग अलग मेथड्स पढ़ने पड़ते हैं, फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। डन और नॉट? समझ आए हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब यूज करते हैं? टाइप करके बताओ फटाफट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब यूज करते हैं, इंटरचेंजेबल या नॉन इंटरचेंजेबल? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड कब यूज करते हैं? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। ओके तेजस, दोबारा समझा देती हूँ। देखो, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन का मीनिंग होता है कि हमें ना स्पेसिफिकली अलग से पता है कि इस सामान की कॉस्ट क्या है। जैसे आपने 10 नेकलेस परचेज करे गोल्ड के, आप बीइंग अ शॉपकीपर सोचना, बीइंग अ ज्वेलर, आपको हर नेकलेस की अलग अलग कॉस्ट पता होगी या नहीं पता होगी? या फिर आप कभी ऐसा करोगे कि 10 लाख वाला नेकलेस आप 8 लाख में सेल कर रहे हो, 20 लाख वाला नेकलेस आप 50 लाख में सेल कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? आपको अलग से पता होगी। लेकिन एप्पल्स, घर पे क्या हुआ, आपकी मदर भी एप्पल्स परचेज करके लेकर आई, उन्होंने आके ना फ्रूट बास्केट में रख दिए। आपके फादर भी एप्पल्स परचेज करके लेकर आए, उन्होंने भी फ्रूट बास्केट में रख दिए। क्या आप अलग से उसमें से अलग अलग बता सकते हो ये मम्मी वाले एप्पल है, ये पापा वाले एप्पल है? मिक्स हो जाएंगे ना वो तो। लेकिन आपकी मम्मी आपके लिए एक ड्रेस लेकर आई, आपके पापा एक ड्रेस लेकर आए, आप अलग से बता सकते हो या नहीं बता सकते? बता सकते हो। तो जो आपको अलग से आइडेंटिफाई हो जाता है, जो मिक्स नहीं होते, इंटरचेंज नहीं होते, उसमें हम लगाते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। लेकिन जो गुड्स मिक्स हो जाते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं फीफो, लीफो, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज। क्लियर है?
अब बताओ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किसके लिए यूज होता है, इंटरचेंजेबल या नॉन इंटरचेंजेबल? नॉन इंटरचेंजेबल। बाकी लोग, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन किसके लिए यूज होता है? नॉन इंटरचेंजेबल, नॉन। ठीक है, डन। तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होता है नॉन इंटरचेंजेबल के लिए, फीफो लीफो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज होता है इंटरचेंजेबल के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक आपका मेथड आता है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड या फिर रिटेल इन्वेंट्री, जिसको हम ना नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में लेते हैं, रिटेल इन्वेंट्री मेथड। आप एक चीज बताओ, रिटेलर का मीनिंग क्या होता है? रिटेलर, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को चॉकलेट्स खानी पसंद है? चॉकलेट्स पसंद है? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, चॉकलेट बुरा मान जाएगी नहीं तो। नहीं पसंद क्रिश? पसंद है, ठीक है। आप जो एक और मोर क्वांटिटी में सेल कर देते हैं। नो मैम, दांत में दर्द होता है, दांत चेक कराओ, दांत में दर्द होता है तो। चॉकलेट्स, आप जब शॉप पे चॉकलेट लेने जाते हो, क्या वो एक सिर्फ चॉकलेट की शॉप खोले बैठा होता है? उसके पास और कितनी सारी चीजें मिलती है। चिप्स मिलते हैं, बिस्किट्स मिलते हैं, हो सकता है कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी मिल रहे हो, पल्सेस, वीट, शैम्पू, एटसेट्रा एटसेट्रा। एन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं एक शॉपकीपर के पास। क्या उसको हर आइटम का, हर डेट की कॉस्ट पता होती है? आज मेरे पास इतने रुपए की चॉकलेट्स आई, आज इतने की चिप्स आई, इतने के बिस्किट्स आई, हर आइटम का क्या वो डेट वाइज बता सकता है? एन नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं उनके पास। आप उनसे जो मांगो उनको वो मिल, जीनी की तरह निकाल के लाएंगे, कहाँ कहाँ पे छुपा के रखा होता है पता नहीं। तो ये जो चीजें होती है, क्या हम कि इन्हें रिटेलर्स को इसकी अलग अलग कॉस्ट पता होती है या नहीं? यस और नो? नहीं पता होती। तो अगर इनको सेपरेट कॉस्ट ही नहीं पता, तो क्या वो फीफो लीफो ये सब मेथड भी लगा सकते हैं? इसके लिए भी तो आपको अलग अलग कॉस्ट तो चाहिए ना, कि इस दिन पे ये परचेज करा, इस दिन पे ये परचेज करा। इनको तो पता ही नहीं है कि इस दिन पे क्या परचेज करा। इनको लास्ट में ये पता है कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का बच रहा है, इनको निकालना है। इन्होंने बोला भाई मेरे को नहीं पता कितने का क्लोजिंग स्टॉक है, कितने की कॉस्ट है, कुछ नहीं पता। मेरे को एक चीज पता है कि ना, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक क्या था, टोटल वैल्यू, अलग अलग नहीं, टोटल वैल्यू पता है कि जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल को, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, पूरे साल में मैंने परचेजेस कितनी करी। आइटम बाय आइटम मत पूछो, मेरे को टोटल पता है पूरे साल में इतने का सामान खरीदा। अब मेरे को थोड़ी हर डेट का पता है कि इतने की चॉकलेट्स आई, इतने की चिप्स आई, इतने के बिस्किट्स आए, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, एक दो रुपए, इतना ध्यान नहीं रहता। टोटल परचेजेस पता है, उसमें से मैंने कुछ सेल्स करी है वो भी मैं बता दूंगा। ऑब्वियसली सेल्स तो पता ही होंगी, तो सेल्स लेस कर देंगे कॉस्ट पे। इसके थ्रू आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, उसमें से आपने सेल्स की कॉस्ट लेस कर दी, क्लोजिंग स्टॉक आएगा या नहीं आएगा? एग्जांपल लेते हैं। आपके पास ओपनिंग स्टॉक में 80,000 का सामान था, ठीक है। आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस करी 30,000 की, ठीक है। 30,000 की आपने कर ली परचेजेस। टोटल आपके पास कितने का सामान होगा? 80,000 प्लस 30,000, 1,10,000। अब इसमें से आपने कुछ सेल्स करी होंगी, वो क्लोजिंग स्टॉक में से ऐड होंगी या लेस होंगी? बताओ, यहाँ पे से मैं सेल्स ऐड करूं या लेस करूं? लेस होगी, सेल्स आपकी लेस होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना, सेल्स में सेलिंग प्राइस पे लेस करूं या फिर कॉस्ट पे लेस करूं? हाँ जी,
कॉस्ट। वंशिका कह रही है कॉस्ट, आशु बोल रहे कॉस्ट, तेजस कॉस्ट। यस, सेल्स हमेशा कॉस्ट पे लेस होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे है, परचेजेस कॉस्ट पे है, हमें क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट पे चाहिए, तो हम सेलिंग प्राइस भी किस पे लेस कर देंगे, सेल्स भी किस पे लेस कर देंगे, कॉस्ट पे। अब दिक्कत ये आती है कि हम ये कॉस्ट निकाले कैसे। हमें तो सेल्स वैल्यू पता है, उसमें तो मार्जिन इंक्लूडेड था, तो आप कॉस्ट कैसे निकालोगे। एक ना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। आपने सेल्स करी, एग्जाम्पल के लिए, ₹4 लाख की, ठीक है। इसमें मार्जिन पता है कितना इंक्लूडेड था? 10% ऑन सेल्स। बताओ इसकी कॉस्ट कितनी है? 360। यस, 360 कैसे आया? आपकी 4 लाख की सेल्स थी, इस पे 10% का मार्जिन था। मार्जिन इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 10%, 40,000। तो कॉस्ट कैसे आ जाएगी आपकी? 4 लाख माइनस 40,000, 3,60,000। ये तो थी सिंपल चीज, जो जनरली आईसीआई नहीं देता। जो चीज आपको समझ आ जाती है वो उसको हटा देता है। वो लेकर आएंगे मार्जिन ऑन कॉस्ट। एग्जाम्पल 2, आपकी सेल्स अगेन है ₹4 लाख की, मार्जिन 10% ऑन कॉस्ट। आप कह रहे हो कॉस्ट ही नहीं पता, 10% ऑन कॉस्ट कैसे निकाले? बताओ कौन बताएगा। 4 लाख की सेल्स है, 10% ऑन कॉस्ट का मार्जिन है, तो आपका इसमें मार्जिन कितना था, अमाउंट बताओ। हम्म, अमाउंट निकाल के बताओ तेजस। आपने बोला 3,63,636। क्या आप मार्जिन बता रहे हो, कॉस्ट बता रहे हो? कॉस्ट, ठीक है। देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना, पूरे अकाउंट्स में आपका अप्लाई होता है, हर जगह ये चीज अप्लाई होता है। आपको बोला 10% ऑन कॉस्ट। अब आप कैसे करोगे? 4 लाख डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। ये चीज 110 पे थी, इसमें मार्जिन इंक्लूडेड है ना। हमें क्या चाहिए? मार्जिन। मार्जिन कितना था आपका? ₹10। तो कितना आ जाएगा ये? 4 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10। ये कितना आया आपका? ₹3,6,363.63। अगर इसी की मेरे को कॉस्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू कॉस्ट इसमें कितनी थी? 100। कितनी आ जाएगी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, 363636.6। ये चीज अगर किसी को नहीं समझ आई तो बताओ। कैलकुलेटर्स लेके बैठे हो ना सब लोग, साथ साथ कैलकुलेट करते जाना। हमने सबसे पहले बोला अगर ये मार्जिन ऑन सेल्स होता, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अगर ये मार्जिन ऑन कॉस्ट है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 10% की जगह, हाँ ठीक है, 25% करती हूँ मैं। तो ये आपका 110 इंटू 10, 25% लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आपकी सेल्स है 4 लाख, मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। कौन कैलकुलेट करेगा बताओ, मार्जिन कितना आएगा इसमें? जल्दी से सॉल्व करो। 80,000 कैसे आया है?
4 लाख। अब ये 4 लाख कितने पे था? 125 पे, जिसमें 100 की कॉस्ट है, 25 का मार्जिन है। आपको चाहिए मार्जिन 25, तो ये कितना आ जाएगा? ₹80,000। मुस्कान, समझ आया? और हमें कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? 4 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, 3,20,000। ठीक है, तो आपको जितना भी मार्जिन है ना, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, और जितना कॉस्ट में मार्जिन ऐड करके उससे डिवाइड कर दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल इस चीज का। आपकी सेल्स है ₹9 लाख, मार्जिन इज 15%। फर्स्ट केस, मार्जिन इज ऑन सेल्स वैल्यू। बताओ कितना मार्जिन है इसमें? मार्जिन इज ऑन सेल्स वैल्यू। फिश 120 नहीं आएगा, 135 आएगा। 9 लाख इंटू 15% सेल्स वैल्यू पे है, ठीक है, 1,35,000। अगर यहीं पे मैं दूसरा एग्जांपल लूं, मार्जिन इज ऑन कॉस्ट, फिर कैसे सॉल्व होगा ये? मार्जिन बताओ कितना आएगा? वेरी गुड मुस्कान। 9 लाख डिवाइडेड बाय 115 इंटू 15, 117,391.3। ठीक है, नो प्रॉब्लम क्रिश। अब समझ आ गया ना आपको? Done। तो हमें ये किस चीज के लिए यूज करना है? रिटेल के केस में। रिटेल के केस में हमारे पास ओपनिंग स्टॉक होगा, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? परचेजेस ऐड कर देंगे। लेस क्या कर देंगे? आपका सेल्स की कॉस्ट लेस कर देंगे, आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक टॉपिक और, परपेचुअल पीरियोडिक। हमने मेथड्स तो लगा लिए, आप लोगों ने बोला फीफो, वेटेड एवरेज, लीफो, ये सब ठीक है, लेकिन हम एक चीज बताओ, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन डेली का डेली करते हैं या फिर सिर्फ 31 मार्च को करते हैं, या एक पर्टिकुलर डेट पे करते हैं सिर्फ, या डेली का डेली कर सकते हैं? पर्टिकुलर डेट पे करते हैं। बाकी लोग जल्दी जल्दी बताओ। पर्टिकुलर पे करते हैं। आप लोगों को परपेचुअल इन्वेंट्री कैलकुलेशन और पीरियोडिक के बेस डिफरेंस क्या पता है? परपेचुअल और पीरियोडिक में क्या डिफरेंस पता है आपको? Perpetual is inventory calculated on basis of accounts, and periodic, periodic का मीनिंग, periodic is manually counting of inventory on regular basis at fixed intervals। यार, अगर मैं बोलूं, पहले हम पीरियोडिक की बात करते हैं। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर डेट पे आप इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे कि सपोज क्या हुआ ना, क्रिश है, ठीक है, क्रिश ने क्या करा? एक बिजनेस स्टार्ट करा। बिजनेस में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला समर्स चल रहे हैं, हम एसी सेल करेंगे।
ठीक है, उन्होंने एसी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब क्या हुआ, एसी का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उनके पास गोडाउन में बहुत सारे एसी पड़े हुए थे। वो क्या करते हैं, कृष्ण ने क्या सिस्टम बना रखा है, हर क्वार्टर एंड पे 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर और 31st मार्च, इसमें जाके अपने गोडाउन में जाते हैं, काउंट करते हैं, ऐसे पूरा फिजिकली जाके काउंट करते हैं कि मेरे पास गोडाउन में इतने इतने एसी पड़े हैं। ठीक है, फिजिकली जाके काउंट कर रहे हैं, उन्होंने काउंट करा 1 2 3 4 5, इतने मेरे पास एसी स्टॉक में है। अगर वो किसी पर्टिकुलर डेट पे जाके काउंट कर रहे हैं ना, दैट इज योर पीरियोडिक इन्वेंट्री कैलकुलेशन। पीरियोडिक इन्वेंट्री क्या होता है, पर्टिकुलर डेट पे जाके हम फिजिकली काउंट कर रहे हैं कि आपके पास स्टॉक में कितना सामान है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसके केस में आपके पास कुछ ना कुछ ओपनिंग स्टॉक होगा, आपको आपकी परचेजेस पता होंगी, क्लोजिंग स्टॉक आपने क्या करा है, फिजिकली जाके कैलकुलेट करा है, इन्वेंट्री काउंट करिए, तो ये बचा हुआ अमाउंट क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, क्या बचेगा, सेल्स। और कोई ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा पास जा रहे हो। सेल्स सेलिंग प्राइस पे बचेगी या कॉस्ट पे बचेगी, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स, जीपी। और कोई, एक एग्जांपल है, आपके पास ना ओपनिंग स्टॉक में 500 यूनिट्स थी। ठीक है, आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या करा, परचेजेस करी 200 यूनिट्स की, तो आपके पास टोटल कितनी यूनिट्स होनी चाहिए थी, 700 यूनिट्स। अब 30th जून को आप गए अपने गोडाउन में, आपने फिजिकली काउंट करा कि आपके पास कितनी यूनिट्स बच रही है, तो आपने देखा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक में सिर्फ 300 यूनिट्स बच रही है। तो आप क्या मान के चलोगे, ये 400 यूनिट्स कहाँ गई, हम ये मानेंगे ना कि ये क्या होगी, होंगी आपकी सेल होगी होंगी। और ये सेल्स किस पे आएंगे, आपकी कॉस्ट पे। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, परचेजेस कॉस्ट पे होती है, क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है, तो ये सेल्स का क्या आएगी, कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस चीज में किसी को कोई डाउट। पीरियोडिक के केस में हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर डेट पे जाके फिजिकली काउंट कर कर आ रहे हैं कि आपके गोडाउन में कितनी कितनी इन्वेंट्री बच रही है। ओपनिंग स्टॉक था आपके पास, परचेजेस थी, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दोगे, लेस कर दोगे, तो आपके पास क्या बच जाएंगी, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये समझ आया तो फटाफट यस लिखो, पीरियोडिक इन्वेंट्री या पर्टिकुलर डेट वाली इन्वेंट्री। यस, बाकी लोग यस और नो, वंशिका, मुस्कान, आशु, समझ आ रहा है। ये हमारा था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, या फिर हम इसको फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकली जाके काउंट कर रहे हो ना, आप अकाउंट्स के बेसिस पे नहीं मान रहे, आपने फिजिकली जाके काउंट करा है। पीरियोडिक इन्वेंट्री या फिर फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम, जिसमें आप अपने गोडाउन में जाके फिजिकली काउंट कर कर आते हो कि आपके पास कितनी यूनिट्स बच रही है। ठीक है, देखो ये था, ये रहा। Periodic inventory system is a method of ascertaining inventory by taking an actual physical count of the inventory items on hand at a particular date on which inventory is valued. Periodic inventory system is simple and less expensive than the perpetual system. This is used by small enterprise. आप एक चीज बताओ, कोई बिजनेस है जिसमें lakhs ऑफ यूनिट्स बच रही है, क्या आप फिजिकली जाके काउंट कर पाओगे, lakhs ऑफ यूनिट्स है, नहीं कर पाओगे ऑब्वियसली। पता चले आप काउंट कर रहे हो, काउंट करते 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 90,000 पे पहुंचे थे, आपके पास फोन आ गया। फोन्स तो आपके आते ही रहते, फोन आया, फोन आते तो ओवर एक्साइटमेंट, फोन नहीं उठाया तो उधर से डांट पड़ेगी, फोन क्यों नहीं उठाया, तो आपने फोन उठा लिया और वहीं पे भूल गए, 90,000 फिर काउंट करने बैठे हो, 90 के फिर से अब 80,000 तक पहुंचे थे, फिर फोन आ गया, कुछ बात करनी तो रही गई थी, अब क्या करोगे,
दोबारा काउंट करते रहोगे? ऑब्वियसली फिर से भूल गए। तो हमारे जो स्मॉल बिजनेस होते हैं ना, उनके केस में तो पीरियोडिक इन्वेंट्री चल सकता है, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन के केस में पीरियोडिक इन्वेंट्री नहीं चल सकता है। तो आपका इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री हम फिजिकली काउंट करते हैं, अब बची हुई चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन इसके ना कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस बताऊं क्या है इसके? आपने जैसे ये वाला एग्जांपल लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, बची हुई 400 यूनिट्स आपने एज्यूम कर ली सेल होगी। इसमें पता है क्या हुआ? ये बिजनेस स्टार्ट करा था कृष ने। इसके यहाँ एक एम्प्लॉय था, मिस्टर एक्स। उसको पता चला भाई क्रिश क्या करता है, ऐसे काउंट करते बच्चे यूनिट्स मान लेता है सेल हो गई, 2 एसी उसने चुरा लिए। यहाँ पे ये जो 400 यूनिट्स थी ना, ये हमने मान ली कि सेल हो गई। एक्चुअल में पता है 398 सेल हुई थी, 2 यूनिट्स तो चोरी हो गई थी। तो क्या ये इसका लिमिटेशन नहीं है? हम सिर्फ ये मान लेते हैं बैलेंसिंग फिगर सेल हो गया। जरूरी थोड़ी है जो चीज आपके गोडाउन में नहीं है वो सेल ही हुई हो। चोरी भी तो हो सकती है ना। आपके घर से कोई चीज गायब हुई है तो चोरी भी तो हो सकती है। आपके गोडाउन से कोई चीज हटी है तो वो चोरी हो सकती है या नहीं हो सकती? जरूरी थोड़ी है वो सेल ही हुई हो, बिल्कुल हो सकती है। तो इसके केस में हम बैलेंसिंग फिगर को क्या मान लेते हैं? हमेशा सेल्स। लेकिन वो चोरी या कोई भी लॉस भी हो सकता है। इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ एज गुड, ये वाला पढ़ो, एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज टेकन एज रेजिडुअल फिगर, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू पिल्फरेज, डैमेज और इवन फ्रॉड। ठीक है? और लिमिटेशंस पढ़ो। फिजिकल इन्वेंट्री टेकिंग इज रिक्वायर्ड मोर देन वंस अ ईयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, thereby मेकिंग इट मोर एक्सपेंसिव। अब हर एक हाँ, लॉस बाय एम्बेजलमेंट हो सकता है, बिल्कुल तेजस। अब हर महीने या हर क्वार्टर में जाके काउंट करो तो कॉस्टली भी हो जाता है। इट रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस। क्लोजर ऑफ नॉर्मल ऑपरेशंस जैसे मैं आपको बताती हूँ। जब मैं केपीएमसी में जॉब करती थी ना, तो एक दिन हमने ऐसे देखा था, वॉक कर रहे थे एक मॉल के वहां पे। तो एक शॉप के बाहर ना सब बोर्ड लगा हुआ था कि दिस शॉप इज क्लोज ड्यू टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कि वो क्या कर रहा है? अगर एक चीज बताओ, आप किसी शॉप पे सामान लेने गए, इन्वेंट्री वो काउंट कर रहे थे, बीच में आपने कोई सामान मांग लिया, वो तो इन्वेंट्री में से लेस हो गया। फिर इतनी देर में कोई रिटर्न करने आ गया, वो इन्वेंट्री में ऐड हो गया। ऐसे तो वो पागल नहीं हो जाएंगे? अगर वो बिजनेस भी कर रहे हैं और साथ साथ काउंट कर रहे हैं, तो उनको उस टाइम पे बिजनेस को रोकना पड़ेगा ना। तो आप जब भी इन्वेंट्री काउंट करते हो, आपको नॉर्मल ऑपरेशंस को रोकना पड़ता है। जैसे मैं उस एग्जांपल में बता रही हूँ, वो शॉप उन्होंने बंद रखी थी 2 दिन। उस टाइम पे वो अपनी सिर्फ इन्वेंट्री काउंट कर रहे थे, क्योंकि वो साथ साथ सेल परचेज नहीं कर सकते। और नॉर्मल ऑपरेशंस बंद कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। इन्वेंट्री कंट्रोल पॉसिबल नहीं है। को मेरे को एक्सप्लेन करेगा इस लाइन को? इन्वेंट्री कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल। बताओ। फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कंट्रोल कैसे पॉसिबल नहीं है? एज थेफ्ट इज नॉन डिटेक्टेबल इन दिस मेथड, बिल्कुल थेफ्ट डिटेक्टेबल नहीं है। और जैसे हमने एक एग्जांपल इसमें देखा था कि आप क्वार्टरली वैल्यूएशन कर रहे हो, 30 जून का वैल्यू कर रहे हो। ठीक है? अब क्या हुआ ना, एक एग्जांपल में 15 जून को आपके पास आ गया एक बल्क ऑर्डर। एक पर्सन है जो आपसे बहुत सारी यूनिट्स परचेज करना चाह रहा है। क्या 15 जून को आपको पता है आपके स्टॉक में उतना यूनिट्स है भी या नहीं है? क्या 15 जून का आपके पास कैलकुलेशन होगा या नहीं होगा? यस और नो? जल्दी से बताओ सब। 15 जून को आपको ये चीज पता होगी या नहीं पता होगी कि आपके स्टॉक में कितनी यूनिट्स है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के केस में हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हैं 30 जून को। यस और नो? सो गए क्या? बताओ जल्दी जल्दी। क्रिश, आशु, अंश। नो, नहीं पता होगा। तो हमारा इन्वेंट्री पे ना कंट्रोल नहीं रहता। हमें नहीं पता होता कि हम कितना ऑर्डर प्लेस करें,
कितनी डिमांड आ रही है तो हम फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें फिजिकल इन्वेंट्री के केस में एक ड्रॉबैक को फेस करना पड़ता है कि हमें पर्टिकुलर डेट का तो पता होता है, 30 जून का तो पता है, लेकिन डेली का नहीं पता। तो आपको ये नहीं पता कि आपके बल्क ऑर्डर आ गया तो आप वो उसको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। कंट्रोल नहीं रहता, कोई चीज चोरी होगी तो वो आपको नहीं पता होगी। Books of accounts does not reflect inventory in hand and its value thereof. It is difficult to plan operations. Example, how much and when to order and manufacture. उसको सॉल्व करने के लिए आपका आया परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या कहता है, भाई हम फिजिकली काउंट नहीं करेंगे, हम डेली के रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे। अंडर दिस सिस्टम इन्वेंट्री बैलेंसेस आर रिकॉर्डेड आफ्टर ईच रिसीट एंड इशू। However, physical inventory shall be checked and compared with recorded balances to ensure accuracy. As inventory is taken as residual figure, it includes loss of goods. However, the main limiting factor is high cost of using this system. इसमें हम पता है क्या करते हैं, आपके पास ओपनिंग स्टॉक होता है, जैसे ही आप परचेज करते हो ऑन द स्पॉट अपने रिकॉर्ड्स में डाल देते हो। जैसे ही आपको सेल करते हो ऑन द स्पॉट वो आपके रिकॉर्ड्स में से लेस हो जाता है। ओपनिंग स्टॉक में आपने परचेजेस ऐड कर दी, सेल्स लेस कर दी, तो बैलेंसिंग फिगर क्या बच जाएगा आपके पास, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझना। परपेचुअल में हम क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक में आप जिस दिन परचेज करा परचेज ऐड कर दी, जिस दिन सेल्स करी सेल्स लेस कर दी, बैलेंसिंग फिगर बच गया क्लोजिंग स्टॉक। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना। हम क्या मानते हैं, परपेचुअल के केस में जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो चीज आपके स्टॉक में बच रही है। पीरियोडिक के केस में हम क्या मानते हैं, जो भी बैलेंसिंग फिगर आया वो आपने सेल्स कर दी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोनों चीजें समझ आई या नहीं आई, बेटर आपको क्वेश्चंस के साथ समझ आएंगी, थियोरटिकली समझ आया या नहीं आया। डन। अंश, आशु, कृष, समझ आया? यस। ठीक है। आपका ना ये मान लो अराउंड 70-80% चैप्टर हो चुका है। इसमें हमारा एक टॉपिक बचा है सिर्फ, लास्ट वन, इन्वेंट्री टेकिंग का। ठीक है। तो हम ना आज की क्लास को भी यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको क्या करना है, ये सारा रिवाइज करके आना है। कल हम इसके ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, पीरियोडिक और परपेचुअल वाले क्वेश्चंस करेंगे, इन्वेंट्री टेकिंग के क्वेश्चंस करेंगे। डन। आपको क्या करना है, यहां तक सारा रिवाइज करके आना है। और मैं इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे ना जो अभी तक के टॉपिक्स के, तो वो आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगी, वो कर कर आना है। समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो बताओ, आज हमने जो भी पढ़ा है। और एक चीज और कंफर्म करो, स्पीड ठीक है, कुछ कम ज्यादा करनी है? ओके है तो ओके लिखो स्पीड। परफेक्ट है। ठीक है। आप लोग भी प्लीज कंफर्म कर दो। स्पीड बताओ फटाफट, अगर आपको कल से कुछ भी कम ज्यादा चाहिए तो। अंश, आशु और तेजस। परफेक्ट। ठीक है। आप भी बता दो तेजस, फास्ट लग रही हो, स्लो लग रही हो? ठीक है। ओके। चलो इसका ना रिमेनिंग पार्ट हम कल करेंगे, कल इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी कल की, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और जितना भी हुआ है ना उतनी थ्योरी रीड कर कर आनी है। राइट।